हेलो एंड वेलकम। सार कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इको फेमिनिज्म, पारिस्थितिकी नारीवाद को समझने की कोशिश करेंगे। इस बार के जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल्स के एग्जाम्स हुए थे सिविल सर्विस मेंस में, इस एग्जाम में इको फेमिनिज्म पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ओके, और इसलिए हमने डिसाइड किया कि इको फेमिनिज्म के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। तो इको फेमिनिज्म एक बेसिक अजम्पशन पर आधारित है। और ये बेसिक अजम्पशन क्या है? ये बेसिक अजम्पशन ये है कि वुमेन, महिलाएं, स्त्री जो होती है वो प्रकृति, नेचर से क्लोजली रिलेटेड होती है। और वुमेन और नेचर के इस क्लोजनेस का कारण क्या है? कारण ये है कि वुमेन और नेचर जो है वो कुछ क्वालिटीज को शेयर करती हैं। कुछ क्वालिटीज हैं जो हमें दोनों में मिलते हैं, वुमेन में और नेचर दोनों में मिलते हैं कुछ क्वालिटीज, जैसे रिप्रोडक्शन एक क्वालिटी है जो वुमेन में भी है और नेचर में भी है। नेचर रिप्रोड्यूस करने के लिए केपेबल है, वुमेन भी रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल है। उसी तरह नर्चरिंग, परवरिश, देखभाल, ये जो क्वालिटी है ये वुमेन में भी है और नेचर में भी है। नेचर पूरे पृथ्वी के पर्यावरण को नर्चर करती है, देखभाल करती है। उसी तरह वुमेन अपने फैमिली को नर्चर करती है, बच्चों को परवरिश करती है। तो रिप्रोडक्शन और नर्चरिंग, ये जो दो क्वालिटीज हैं, और इसके अलावा और भी कई क्वालिटीज हैं जो वुमेन को नेचर के करीब लाते हैं, क्लोज लाते हैं। और इस क्लोजनेस का नतीजा क्या है? इस क्लोजनेस का नतीजा है अप्रोच। वुमेन का जो अप्रोच है नेचर के प्रति वो डिफरेंट है। वुमेन जो है वो नेचर को कभी भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करती, एक ऑब्जेक्ट जिसे एक्सप्लॉइट किया जाना है, नहीं, ये अप्रोच नहीं है। वुमेन कभी नेचर को एक फोर्स की तरह नहीं देखती जिसे काबू में करना है, जिसे टेम करना है, नहीं। वुमेन जो है वो नेचर के साथ काम करने पे बिलीव करती है, नेचर के अगेंस्ट नहीं। ओके, ये बेसिक असम्पशन है इको फेमिनिज्म के। लेकिन अगर हम मेन की बात करें, पुरुषों की बात करें, तो पुरुष जो है, मेन जो है, वो नेचर से एसोसिएटेड नहीं है क्लोजली। दोनों के बीच कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। मेन जो है वो अपने आप को नेचर से कनेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मेन के पास वो क्वालिटीज नहीं है जो वो नेचर के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि नेचर जो है वो फेमिनिन है। नेचर जो है वो फेमिनिन है। नेचर में जो क्वालिटीज हैं वो फेमिनिन क्वालिटीज हैं, और फेमिनिन क्वालिटीज इनके पास होंगी, वुमेन के पास होंगी। मेन के पास तो मैस्कुलिन क्वालिटीज होंगी। ओके, और इसलिए मेन जो है वो अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। एक एग्जांपल, मेन कभी भी नर्चरिंग के एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। घर की एक्टिविटी, हाउस होल्ड एक्टिविटी, परवरिश, इन सब काम में मेन इन्वॉल्व नहीं होते। वो बाहर के एक्टिविटी को देखते हैं, और क्योंकि नर्चरिंग के एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं होते, इसीलिए वो कभी अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। और यही रीजन है कि मेन का जो अप्रोच है नेचर के प्रति वो डिफरेंट होता है। मेन जो है वो नेचर को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट जिसे एक्सप्लॉइट करना है। मेन जो है वो नेचर को एक फोर्स की तरह देखेंगे, एक थ्रेट की तरह देखेंगे, एक फोर्स जिसे हमें काबू में पाना है, जिसे हमें टेम करना है, सबड्यू करना है। ओके, तो मेन जो है वो नेचर के अगेंस्ट काम करने की कोशिश करेंगे, नेचर के साथ नहीं। क्यों? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि मेन अपने आप को नेचर से कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए इको फेमिनिस्ट कहती हैं कि नेचर और एनवायरनमेंट को जो खतरा है वो मानवता से नहीं है, ह्यूमन काइंड से नहीं है। एनवायरनमेंट और नेचर को खतरा सिर्फ मेन से है, और वो इंस्टीट्यूशन से है जहां पर मेल डोमिनेंस हो, मेल पावर हो। फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिज्म वो इंस्टीट्यूशन है जहां, जो मेल इंस्टीट्यूशन है, जहां हमें मेल पावर दिखाई देता है। और आज कैपिटलिज्म ही एक बहुत बड़ा खतरा है एनवायरनमेंट को, क्योंकि कैपिटलिज्म जो है वो बेस्ड है एनवायरनमेंट के एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर, रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर। ओके, तो इको फेमिनिस्ट कहती हैं कि जब पेट्रियार्की को हम ओवरथ्रो करेंगे तभी जाकर नेचर को हम कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ओके, फिर इको फेमिनिस्ट कहती हैं कि जिस तरह मेन वुमेन के ऊपर डोमिनेट करते हैं, उसी तरह मेन नेचर को भी डोमिनेट करते हैं। जिस तरह मेन वुमेन को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसी तरह मेन नेचर को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। जिस तरह मेन अपने आप को मास्टर समझते हैं, वुमेन को एक स्लेव समझते हैं, उसी तरह
मेन नेचर को भी अपने आप को मास्टर समझते हैं और नेचर को एक स्लेव समझते हैं। नेचर से बस उन्हें चीजें चाहिए, नेचर को वो एक रिसोर्स मानते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने का एक माध्यम मानते हैं। ओके, वो नेचर को अपना 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 एक्सटेंशन नहीं मानते। जिस तरह वुमेन जो है वो नेचर को अपना ही एक्सटेंशन मानती है, अपना ही एक विस्तृत आयाम मानती है, विस्तृत रूप मानती है, क्योंकि वुमेन अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट कर पाती है। मेन ऐसा करने में सक्षम नहीं है। यही कुछ बातें हैं जो इको फेमिनिस्ट जैसे वंदना शिवा, मैरी टेली, इन्होंने हाईलाइट किया है। ओके, तो सॉल्यूशन क्या है? पेट्रियार्की को ओवरथ्रो करना है, मेन पावर को ओवरथ्रो करना है, तभी जाकर सोसाइटी और नेचर के बीच एक नया रिलेशन एस्टैब्लिश हो पाएगा। और ये जो नया रिलेशन होगा ये फीमेल वैल्यूज पर बेस्ड होगा। जब सोसाइटी और नेचर के बीच जो रिलेशन है वो फीमेल वैल्यूज पर बेस्ड है, जैसे कि लव, केयरिंग, रेसिप्रोसिटी एंड कोऑपरेशन, तब सोसाइटी अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट कर पाएगी। तब हमें नेचर को कंजर्व करने की बात नहीं करनी होगी, क्योंकि नेचर हमारा ही एक्सटेंशन होगा। ओके, नेचर हमारा ही एक्सटेंशन होगा। हम नेचर के साथ काम करेंगे, नेचर के अगेंस्ट नहीं। नेचर को हम एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखेंगे, अपना एक्सटेंशन की तरह देखेंगे। ये बेसिक आर्ग्यूमेंट्स है इको फेमिनिज्म का। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि इको फेमिनिज्म जो है वो कल्चरल फेमिनिज्म का हिस्सा है। कल्चरल फेमिनिज्म का बेसिक मतलब यही है कि मेन जो है वो वुमेन और मेन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। कल्चरल फेमिनिज्म का ये बेसिक असम्पशन है। और वुमेन की जो क्वालिटीज होती हैं, फीमेल वैल्यूज जो होते हैं, वो मेन के क्वालिटीज या मेल वैल्यूज से बहुत ही सुपीरियर होते हैं। इसीलिए महिलाओं को क्या करना है कि अपने फीमेल वैल्यूज को सेलिब्रेट करना है, फीमेल वैल्यूज को उन्हें सेलिब्रेट करना है, उन्हें प्रमोट करना है और कोशिश करनी है कि जो सोसाइटी जो है वो फीमेल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड हो जाए। कल्चरल फेमिनिज्म कहता है कि समाज में दो तरह के कल्चर होते हैं, एक विजिबल कल्चर और एक इनविजिबल कल्चर। विजिबल कल्चर जो है वो मेल कल्चर है, जहां पर मेल वैल्यूज दिखाई देते हैं, क्योंकि मेन जो है वो पावर में होते हैं, इसीलिए मेल वैल्यूज सोसाइटी को डोमिनेट करते हैं। इनविजिबल कल्चर वो होता है जो वुमेन वैल्यूज से इंस्पायर्ड होता है, क्योंकि वुमेन समाज में डोमिनेटेड होती है, इसीलिए वुमेन कल्चर भी हमेशा डोमिनेटेड रहता है। तो कल्चरल फेमिनिज्म का मानना है कि जो वुमेन कल्चर है, जो फीमेल वैल्यूज है, उसे प्रमोट किया जाए, उसे सुपीरियरिटी दी जाए, उसे प्राथमिकता दी जाए, उसे ऊपर लाया जाए। ओके, यही इको फेमिनिज्म का हिस्सा है। तो इको फेमिनिज्म कल्चरल फेमिनिज्म का हिस्सा है, कल्चरल फेमिनिज्म रेडिकल फेमिनिज्म का हिस्सा है। रेडिकल फेमिनिज्म में दो अप्रोच है, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीम अप्रोच। एक्सट्रीम अप्रोच से ही कल्चरल फेमिनिज्म निकल कर आता है। और इको फेमिनिज्म की जो बेसिक अवधारणा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है इको फेमिनिज्म का, वो ये है कि इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन और महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं का शोषण, ये दोनों सेम है, क्योंकि एक ही सोर्स से ये निकल कर आते हैं। और वो सोर्स क्या है? पेट्रियार्की। तो जब हम पेट्रियार्की को एबॉलिश करेंगे तो वुमेन भी अपने आप को लिबरेटेड फील कर पाएंगी और नेचर भी अपने आप को लिबरेटेड फील कर पाएंगी। तब भी हम जाकर नेचर को कंजर्व कर पाएंगे, एनवायरनमेंट को हम सेव कर पाएंगे। ये है इको फेमिनिज्म की बेसिक अवधारणा। ओके, उम्मीद है आपको इको फेमिनिज्म समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।